नहीं, मनुस्मृति उनके लिए माई बाप हो सकती है, हमारे लिए पाम की जूती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जलाने का काम किया। उन्होंने समाज का बुरा करने के अलावा कोई एक भला काम करा हो किसी भी शंकराचार्य ने तो बताने का काम करें। अरे इन्हीं संत शंकराचार्यों के रहते हुए इस देश के अनुसूचित जाति के लोग कुओं पे पानी नहीं पी पाए। अब आप सरकार मनुस्मृति वालों की बनाओगे और संविधान को लागू कराने की बात करोगे तो बेवकूफी है ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या जिन लोगों की है, जिन वर्गों की है, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग, वो कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं अपनी सरकार बना लेते भाई? क्यों नहीं केंद्र में प्रधानमंत्री अपना बनाते? जब देश में आपकी सरकार होगी, जब देश के प्रधानमंत्री आपके होंगे, देश की कैबिनेट में आपका बोलबाला होगा, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां आपका चांसलर नहीं बैठेगा? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, क्या वो बिना आपके इशारे के बन जाएगा? मैं समझता हूं नहीं। तो हमारा जो फेलियर है वो सामाजिक लेवल पे भी है, राजनीतिक लेवल पे भी है, और इस फेलियर के कारण हम हर लेवल पे फेल होते चले जा रहे हैं। अभी तक के इतिहास में 2 बार एससी कैटेगरी से 2 सीजीआई बन चुके हैं, बालकृष्ण जी और ये गवई साहब, लेकिन ओबीसी समुदाय से अभी तक एक भी सीजीआई नहीं बना है। ओबीसी वर्गों को अभी मनुवादी गुलामी से निकाले जाने की जरूरत है। हमारा ओबीसी समाज अभी अपने पेट की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने में नहीं लगा। देश की संस्थाओं के उच्च लेवल पर पहुंचने की लड़ाई भी उसने अभी नहीं लड़ी है। लड़ाई लड़ने में यदि मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति के लोगों ने इस मनुवाद से लड़ने का जो बीड़ा उठाया, लेकिन आज इसमें पिछड़े समूहों से काफी मात्रा में सपोर्ट इनको मिल रही है, और निश्चित तौर पर संविधान के लिए आज पिछड़ी जाति के लोग लड़ने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो एक दिन आगे भी बढ़ने लगेंगे और उन पदों पर पहुंचेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। मोदी जी कुछ पिछड़ी जाति से तो आते हैं? नहीं, मोदी जी पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं। दरअसल मोदी जी ने अपनी जाति को पिछड़ी जाति लिखवाया है। जाति बदल भी देते भारत में? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जाति बदली नहीं जाती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जातियों का वर्गीकरण किया, जातियों की सूची बनाई, एससी, एसटी, ओबीसी। तो मोदी ने अपनी जाति को, जो कि सवर्ण जातियों में गिनी जाती है, उसको अपने राज्य में उसे ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा के उसके केंद्र से उसको अनुमोदन करा लिया, तो वो हो गए ओबीसी। तो ये तो बाद में बने हुए मुल्ला हैं। तो कुछ शंकराचार्य ठीक कहते हैं कि संविधान ने जातियों में बांटा है लोगों को। उन्होंने समाज का बुरा करने के अलावा कोई एक भला काम करा हो किसी भी शंकराचार्य ने तो बताने का काम करें। अरे इन्हीं संत शंकराचार्यों के रहते हुए इस देश के अनुसूचित जाति के लोग कुओं पे पानी नहीं पी पाए। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो उनके प्रयासों से पैदा हुई ऊर्जा के थ्रू आज देश के सीजीआई की सीट पर उस समाज का व्यक्ति विराजमान है जिसे संत शंकराचार्यों के चेले पानी नहीं पीने देते थे। वो कह रहे हैं कि संविधान ने 2 भागों में बांट दिया है समाज को, आरक्षित और गैर आरक्षित। दरअसल ये उनकी अपनी पीड़ा है, ये उनका अपना दर्द है। उनकी, वो भले ही आज किसी तरीके से सत्ता में काबिज है, लेकिन ये उनको पता है कि उनका दौर जा चुका है, उनकी विदाई निश्चित हो गई है, विदाई तय हो गई है। समाज जागृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको ज्यादा दिन तक गुमराह करे हुए नहीं रखा जा सकता। मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया, उसको जला दिया, और उसकी बची हुई चीजों को हम जलाने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संविधान था मनुस्मृति पूरे देश और दुनिया का। नहीं, मनुस्मृति उनके लिए माई बाप हो सकती है, हमारे लिए पाम की जूती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जलाने का काम किया। उसमें इतना जाति भेद नहीं था, भेदभाव नहीं था, सब हम ये कह रहे हैं जिसको आर्टिकल 13 के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में डिनाय कर चुके, 25 दिसंबर 1927 को उसको जला चुके, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश की, दुनिया की सर्टिफाइड जो हस्ती हैं एजुकेशन और ज्ञान के मामले में, भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के राष्ट्र विधाता हैं, और दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान है। उन्होंने इनके संत शंकराचार्यों को डिबेटों में हराया, बाबा साहब ने इनके नेताओं को सदन में हराया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों के आगे इनकी एक नहीं चली। अब क्या करें? अब क्या करें? कहते हैं ना कि भाई वो जो है जब कुछ नहीं मिलता है तो बात ही बुझा ले, वो वाली बात है। संविधान से क्या दिक्कत मानते हैं? क्यों नफरत करते हैं इतनी? भाई संविधान सबको समानता की स्थिति में लाने का प्रयास करता है, संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संविधान
समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए व्यवस्था करने की बात कहता है। इसलिए ये इनको कष्ट होता है। ये श्रेणी क्रम की व्यवस्था के पैरोकार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण और 6743 जातियों में बांटकर देश को कमजोर करने वाले, गड्ढे में ढकेलने वाले, अंधकार में ले जाने वाले लोग जो इस सिस्टम के तहत लाभान्वित होते हैं, बेनिफिट लेते हैं और टॉप पे बने रहते हैं, बिना कुछ किए हुए ही माल मलाई खाने के आदी रहे हैं, आज उनको मेहनत करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब फ्री में ज्यादा दिन तक माल मलाई नहीं खा सकते और इसके लिए वो दोषी संविधान को मानते हैं। कि बच्चों तक को ये बात मालूम है कि शिक्षा का क्या महत्व है और अपने उस अधिकार की, शिक्षा के उस अधिकार की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए वो कोर्ट तक का रास्ता अपना रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं। परंतु आज की सरकार इतनी असंवेदनशील है, उसको जरा भी देश के विकास का उसे कोई मतलब नहीं है और उसके बाद भी उन स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है और उसके बाद भी लोगों को कैसे भ्रमित कर रहे हैं, कैसे लोगों को कैसे भ्रम में डाल रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। मर्ज करने से अगर 5 स्कूलों को आपने 3 स्कूल में या 2 स्कूल में मर्ज बना दिया तो बाकी 3 स्कूल तो बंद हो गए ना। जिस गांव में जो स्कूल था उस गांव के बच्चे को तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो लोगों को ये भ्रम डाल रहे हैं, लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये इनके लिए क्या है, इनके लिए शिक्षा का, वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और मोदी जी ने इस बात को पहले भी कहा है, इस बात को बड़े उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई है और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और विश्वगुरु बन गए। इसका मतलब उनका दृष्टिकोण यह है कि बिना शिक्षा के भी आप ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकते हैं और विश्वगुरु बन सकते हैं, तो शिक्षा की क्या जरूरत है, ये उनका बुनियादी दर्शन है। ऐसे ही उनके जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाई उनको भी जीवन में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व उनको भी कभी नहीं रहा, वो भी उसी इसमें गलत क्या है? जब हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार का फैसला ठीक है, गलत है, तो इसमें क्या कोर्ट से ऊपर हो आप लोग? नहीं, इस बात में तो कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने किन तो स्कूल जो खोले गए थे वो गलत थे। इसका मतलब जो स्कूल बच्चे नहीं तो क्या सारी बिल्डिंग खड़े रखे। एक तरफ सरकार कहती है देश की आबादी बढ़ रही है, बच्चे कहाँ चले गए फिर? बच्चे कहाँ चले गए भाई देश के? प्राइवेट स्कूलों में चले गए ना सब। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में चले गए। इसका मतलब देश की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के में सक्षम नहीं है। कम है ज्यादा हो गई सर? प्राइवेट स्कूलों में फीस भर रहे हैं, देखिए सब पेरेंट्स। इसका मतलब यही है कि गरीब बच्चों के लिए, इसका मतलब आप शिक्षा की व्यवस्था केवल प्रदेश के, देश के संभ्रांत लोगों के, संभ्रांत परिवारों तक ही करना चाहते हैं। आपके बच्चे, वो गरीब बच्चे, आपके बच्चे देखिए मैं अपना बता दूं पहले तो, आपके बच्चे मेरे बच्चे, अरे मैं पहले अपना तो बता दूं, मैं गांव के उस स्कूल से पढ़ के आया जहां पर के वो पट्टी पे बैठते थे, गांव की पट्टी पर लकड़ी की तख्ती पर मैंने लिखना सीखा। प्राइवेट में पढ़ेंगे, दूसरे के सरकारी। मैंने तो ये बात अभी कही नहीं, मैंने तो ये बात कही नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने अपने मन में एक गुरु धारणा बनाई हुई है और उसके आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं। मैंने तो अभी ये कहा कि मैं उस स्कूल में पढ़ के आया हूं जहां कोई फीस नहीं लगती थी, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा और एक देश के टॉप मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग किया, क्योंकि मुझे वो साधन उपलब्ध थे, मुझे एक खुली प्रतियोगिता उपलब्ध थी, सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं वहां तक पहुंचा, मुझे किसी प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जो है सरकार का यह दृष्टिकोण है कि गरीबों के बच्चे, हम जैसे बच्चे, हम जैसे लोग जो गरीब परिवारों के बच्चे आगे पहुंच गए, उनके रास्ते की रुकावट करने के लिए उन्होंने केवल सरकार करोड़ों की बिल्डिंग बना रही है, वहां इंफ्रा खड़ा कर रही है, टीचर भेज रही है, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप जैसे लोग अपने बच्चे भेजते थे सरकारी स्कूल में, तो क्या करे सरकार बताइए? कौन से कहां की बात कर रहे हैं आप? सरकार ने इस सरकार ने अगर एक भी स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए, आप कहां की बिल्डिंग बना दी उन्होंने? एक भी स्कूल की अगर बना दी हो कोई तो आप बता दीजिए, हम भेज देंगे बच्चे। हर गांव में स्कूल नहीं है सरकारी। इस सरकार ने अगर एक भी स्कूल खोल दिया हो तो बता दीजिए आप। इस सरकार ने वहां बिल्डिंग, पुरानी सरकारों की बनी हुई बिल्डिंग थी, पुरानी सरकारों के बनाए हुए स्टाफ थे, पुराने स्कूल के टीचर थे, उनको रिटायर हो गए, वो कम होते चले गए। अब जब कम होते चले गए अब उन स्कूलों में केवल बिल्डिंग रह गई है, वहां टीचर है ही नहीं, वहां टीचर है ही नहीं और नाम दे रहे हैं कि पब्लिक बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही वहां नहीं है तो कहां जाएंगे बच्चे? तो गरीब बच्चों ने क्या आना बंद कर दिया स्कूल में, और जो बड़े परिवारों के, जो रईस परिवारों के बच्चे हैं या जो संभ्रांत परिवारों के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं वहां प्राइवेट स्कूल में। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण करने के लिए इनकी नजरों में शिक्षा का कोई महत्व है ही नहीं। इनका यह दर्शन है कि जैसे पुराने समय में जो व्यवस्था थी कि केवल समाज के एक तबके, कुछ तबके को ही पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी लोग केवल मेहनत मजदूरी करेंगे, गुलामी का जीवन जिएंगे, उसी तरह की व्यवस्था को फिर से लाना चाहते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश है कि स्कूलों को लगातार बंद किया जाए,
शिक्षा लोग शिक्षित कम होंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता कम होगी, जागरूक नहीं होंगे तो सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो ये सरकार इसी तरह से मनमानी करती रहेगी और फिर से एक ऐसी व्यवस्था कायम कर देंगे ये कि समाज के केवल कुछ 2-4% लोगों के हाथ में ही सारे सत्ता का केंद्र होगा और बाकी 90 से 95% लोग केवल उनके ऊपर आश्रित होंगे और केवल एक गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन सरकार नारा देती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ, नारे तो अच्छे दे रही है हाँ, सरकार। प्राइवेट स्कूल में ये केवल नारे देने में ये सरकारें बहुत आगे रही हैं। नारों को और प्रचार प्रसार पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान है। सारे प्रचार तंत्र को इन्होंने अपने काबू में किया हुआ है। तो केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके ये सत्ता में किसी तरह से वोट हासिल करते रहे हैं और ये उसी तरीके से फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनकी कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक न होने दिया जाए, लोगों को शिक्षित न होने दिया जाए। और इसका उदाहरण एक प्रधानमंत्री खुद देते हैं। तो बिना शिक्षा, औपचारिक रूप से उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई, उसके बाद भी अरे पीएम साहब एमए पास है। हाँ, तो ये शायद उसी तरीके से अगर एमए पास हैं, लोग कहते हैं कि एमए पास हैं, अगर कह दें कि जी एक बार डिग्री दिखा दो, चूंकि उन्होंने खुद कहा कि मेरी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, इसका मतलब उनका विरोधाभास है। इसका मतलब उनकी डिग्री देखने की मन करता है फिर कि आप अगर किसी ने डिग्री की हुई है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से भी इन्होंने कहलवा लिया कि डिग्री दिखाना अपराध है, अगर कोई इनसे डिग्री की मांग कर ले तो उसे अपराधी माना जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जो पाठशाला है दूर कर दी गई है, उनका शिफ्टिंग हो रहा है और जो मधुशाला है, शराब की दुकानें हर किलोमीटर पे हैं, स्कूल 4-4 किलोमीटर पे किए जा रहे हैं, इसका काफी विरोध हो रहा है। हाँ, तो ये विरोध की बात ही है। जो लोग अभी तो चूंकि शिक्षा थोड़ी ठीक ठाक थी देश में, तो इसीलिए इस बात का विरोध कर रहे हैं। लोग जागरूक हैं, इस बात को, अपने अधिकार को समझते हैं। क्या वजह है, क्यों ये शराब के ठेके ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहते हैं, शराब की दुकानें ज्यादा से ज्यादा क्यों खोलना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि लोग इसी तरीके से भ्रमित रहें, लोगों में गलत आदतें आए, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो और शिक्षा से दूर हो जाएं और इसी तरह के उन्माद के क्षेत्र में आते रहें। अपने पैसे को जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है उसको इसी तरह के वेस्ट करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं और शराब पी के मस्त पड़े रहें। सरकार भी वैसे ही मस्त है, उसी तरीके से लोग भी वैसे ही मस्त बने रहें। तो उनकी कोशिश यही है, उसी दिशा में लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं ये। और इन्हें जो है शराब के कारोबार से इन्हें टैक्स मिलता है, तो इनकी सरकार की इनकम बढ़ती है। इनको जनता के कल्याण से, जनता के भले से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, उद्योगपतियों की जेब भरने से मतलब है। इसीलिए इनके हर कार्यक्रम में, इनकी जो कार्यविधि है उसी तरह की है, ये केवल जनता को भ्रमित करना